अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बिहेवियर ऑफ लिक्विड तक का जो काम है बेटा वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, इसे हम ईटा कहते हैं। एन की टांग पकड़ के खींच दो, ईटा कहलाता है। एफिशिएंसी के लिए भी ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं और नैनो की जो प्रीफिक्स होती है उसके लिए भी ये सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं। विस्कोसिटी होती क्या है? इंटरनल resistance of a liquid to its flow। ऑपोजिट होती है ये किसका? फ्लूइडिटी का। लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जो उसे बहने से रोकती है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। फ्लूइडिटी का ऑपोजिट होता है, यानी लिक्विड जितना ज्यादा फ्लो कर रहा है उसकी फ्लूइडिटी उतनी ज्यादा, विस्कोसिटी उतनी कम है, और लिक्विड जितना कम फ्लो कर रहा है उसकी फ्लूइडिटी उतनी कम, विस्कोसिटी उतनी ज्यादा है। फ्लूइडिटी का ऑपोजिट है, लिक्विड जितना फ्लो करेगा फ्लूइडिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी, और ज्यादा फ्लो कर रहा है मतलब विस्कोसिटी कम है। फ्लो करने से जो रेजिस्टेंस है वो विस्कोसिटी है। लिक्विड की वो प्रॉपर्टी उसे बहने नहीं दे रही, बहने से रोक रही है, वो विस्कोसिटी है। उल्टा मत समझ जाना इसको कि लिक्विड जितना फ्लो कर रहा है विस्कोसिटी उतनी ज्यादा, ये नहीं है। लिक्विड जितना फ्लो कर रहा है विस्कोसिटी उतनी कम है, लिक्विड जितना कम फ्लो कर रहा है विस्कोसिटी उतनी ज्यादा है। लिक्विड की वो प्रॉपर्टी उसे बहने से रोक रही है वो विस्कोसिटी है, ठीक। सिंबल तो मैंने इसका आपको बता दिया, ईटा। यूनिट पे चलते हैं इसके यूनिट की अगर मैं बात करूं, इसके यूनिट सबसे पहला तो उसका यूनिट आ गया पॉइज, सही है। विस्कोसिटी का यूनिट हो गया पॉइज। अच्छा, पॉइज साइंटिस्ट का नाम था जिसने विस्कोसिटी वगैरह के बारे में बताया था। इस तरह हम कहते हैं ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो न्यूटन बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है। न्यूटन का मतलब क्या होता है? फोर्स किसके बराबर होती है? एम ए, एम का किलोग्राम, ए का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बड़ा हो रहा था, न्यूटन ने कहा मेरा नाम दे दो, न्यूटन बोल दो, एन बोल दो बस। तो इसी तरह पॉइज जो है वो साइंटिस्ट का नाम था। आपसे पूछ सकता है भाई पॉइज की जब कुछ और लिखा आ जाए तो पॉइज का मतलब आपको पता होना चाहिए। पॉइज का मतलब होता है ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसको देख के एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये विस्कोसिटी का एसआई यूनिट नहीं है, ये विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट है, क्योंकि इसमें ग्राम आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है, सही है। एसआई यूनिट में मास किलोग्राम में होता है, लेंथ मीटर में होती है। यहां मास ग्राम में है, लेंथ सेंटीमीटर में है, तो ये बेटा विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट है। अब जब ये सीजीएस यूनिट है तो भाई एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड को उसमें कर दो तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, एक ही बात है। न्यूटन को ओपन करो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कैंसिल वेंसिल करने के बाद यही बचेगा। तो ये जो यूनिट लिखा है बेटा ये विस्कोसिटी का एसआई यूनिट है। ये वाली फॉर्म ज्यादा नहीं आती, ज्यादातर ये वाली फॉर्म आती है। तो अक्सर सवाल आ जाता है
SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, बच्चे पॉइस पे टिक कर देते हैं, गलत हो जाता है। पॉइस विस्कोसिटी का यूनिट है, बिल्कुल है, मगर सवाल में क्या कह रहा है, SI यूनिट कौन सा है विस्कोसिटी का, ये पूछ रहा है सवाल में। तो SI यूनिट बेटा विस्कोसिटी का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू, क्योंकि हम केमिस्ट्री में SI यूनिट इस्तेमाल नहीं करते, केमिस्ट्री में जैसे हम मास को ग्राम में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को DM क्यूब में मेजर करते हैं, प्रेशर को ATM में मेजर करते हैं, ये SI यूनिट नहीं है। तो केमिस्ट्री में हम विस्कोसिटी को पॉइस में मेजर करते हैं, यानी किसी भी चीज की आप विस्कोसिटी देखोगे आगे P या CP लिखा होगा, पॉइस या सेंटी पॉइस, तो बच्चों को ज़हन में बैठ जाता है कि भाई विस्कोसिटी का यूनिट पॉइस है, विस्कोसिटी को पॉइस में मेजर करते हैं, तो सवाल में MCQs में घुमा देता है, SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी बोल देता है, बच्चे किस पे टिक कर देते हैं, पॉइस पे टिक कर देते हैं, गलत हो जाता है। SI यूनिट बोलेगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड पे टिक करना है। हाँ, खाली यूनिट बोलेगा तो फिर आप जो भी दोनों में से ऑप्शन में उस पर टिक कर दो, दोनों तो बोथ पे टिक कर दो, क्योंकि यूनिट तो दोनों है। SI यूनिट नीचे वाले है। अब 2 यूनिट बता दिए तो इनके बीच कन्वर्जन भी बता देते हैं। एक सेंटीपॉइस बेटा बराबर होता है एक्सपोनेंट -3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड के। सही है, एक सेंटीपॉइस एक्सपोनेंट -3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड के बराबर होता है। इसके बाद आ जाओ विस्कोसिटी के फैक्टर्स पे। factors affecting viscosity। वो फैक्टर्स जिन पे विस्कोसिटी डिपेंड करती है, पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला फैक्टर जिस पे विस्कोसिटी डिपेंड करती है बेटा वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब खुद सोचो बेटा, वो लिक्विड्स जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी उनकी विस्कोसिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से पकड़ के रखेंगे, तो लिक्विड का फ्लो करना, उसके मॉलिक्यूल्स का निकल के जाना मुश्किल होगा। इसका मतलब विस्कोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि विस्कोसिटी फ्लो करने से रोकती ही है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं, लिक्विड का फ्लो करना मुश्किल है, तो उसका मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं लिक्विड्स हैविंग strong intermolecular force of attraction have higher viscosities than the liquids having weak इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, दूसरा फैक्टर बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से बताओ बेटा, प्रैक्टिकली सोचो, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चीजों का फ्लो बढ़ जाता है। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में चीजें जमना शुरू कर देती हैं, कोकोनट ऑयल आपका जम जाएगा, घी आपका जम जाएगा, आपके स्प्रेड्स बहुत सारे जो हैं वो जम जाएंगे। तो इसका मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो चीजें जम रही है, विस्कोसिटी बढ़ रही है। फिर उनको वापस फ्लो में लाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, तो वो दोबारा फ्लो करने लग जाती है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो रही है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे, उनके बीच की जो फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगी, तो लिक्विड का फ्लो करना
आसान हो जाएगा। इसका मतलब विस्कोसिटी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बेटा आपकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो विस्कोसिटी is reduced at high temperature because by increasing temperature intermolecular force of attraction decreases। सही है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पे बेटा आपकी जो विस्कोसिटी है वो डिपेंड करती है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर होते हैं, जैसे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सही है, या फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, सही है, डेंसिटी, सही है। और इन सारी चीजों की विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल शेप में होंगे, एक मतलब रेगुलर पैटर्न पे अरेंज हुए होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके दरमियान उतनी स्ट्रांग होगी, तो विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनमें उतनी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, विस्कोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो खैर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हो गए बेटा विस्कोसिटी के, वो हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और टेम्परेचर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे मैं कहूं पानी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल, पेट्रोल या थिनर। क्यों? क्योंकि पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो कि पेट्रोल में, थिनर में, इन सारी चीजों में नहीं होते। तो क्योंकि पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, तो इस वजह से पानी की विस्कोसिटी जो है वो बाकी चीजों से ज्यादा होती है। शहद की विस्कोसिटी पानी से ज्यादा है क्योंकि शहद डेंसर है, ज्यादा डेंस। शहद भारी होता है, अगर आप शहद को पकड़ो तो, सही है, शहद की बोतल पकड़ो पानी की बोतल तो शहद वाली भारी होगी। तो शहद की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी के कुछ फैक्टर्स, दो को हमने डिटेल में डिस्कस किया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को और टेम्परेचर को। इसके अलावा बाकी भी आपके विस्कोसिटी के फैक्टर्स होते हैं। आगे चलते हैं, इससे मिलता जुलता एक टॉपिक है, सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है गामा से। सरफेस टेंशन क्या होती है बेटा? अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो सरफेस टेंशन होती है एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड रखा हुआ है। अब अगर बात करूं बीच के किसी मॉलिक्यूल की, इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसमें बेटा अगर आप देखो तो राइट पे एक मॉलिक्यूल खींच रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट पे एक मॉलिक्यूल खींच रहा है। दोनों की फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। ऊपर एक मॉलिक्यूल खींच रहा है, नीचे एक मॉलिक्यूल खींच रहा है,
दोनों की फोर्सेस बट एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। अपर राइट पे एक मॉलिक्यूल खींच रहा है, अपर लेफ्ट पे खींच रहा है, दोनों को कैंसिल कर रहे हैं। अपर लेफ्ट में एक मॉलिक्यूल खींच रहा है, अपर राइट में एक मॉलिक्यूल खींच रहा है। तो ये सारी फोर्सेस बट एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल कर रही है। तो उस मॉलिक्यूल पे नेट कोई भी फोर्स नहीं लग रही। तो हम बात करें किसी कोई मॉलिक्यूल मौजूद है लिक्विड की बॉडी में, उस पे नेट कोई भी फोर्स नहीं लग रही होती। मगर अगर हम बात करें किसी ऐसे मॉलिक्यूल की जो कि लिक्विड के सरफेस पे है, यानी बाउंड्री पर है, किनारे पे है, जैसे मिसाल के तौर पर इस मॉलिक्यूल की बात करूं बेटा, मैं इस मॉलिक्यूल की मान लो, जिसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं, इस मॉलिक्यूल की बात करो अगर, तो बेटा देखो इसमें राइट पे एक मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे, जिसको कैंसिल करने के लिए लेफ्ट पे मॉलिक्यूल मौजूद है। मगर नीचे जो मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगी होगी जो इस मॉलिक्यूल को लिक्विड की बॉडी की तरफ खींच रही होगी। ये फोर्स बेसिकली कहलाती है सरफेस टेंशन। सही है, नाम से पता चल रहा है सरफेस टेंशन। सरफेस के मॉलिक्यूल पे किनारे के जो मॉलिक्यूल हैं, इस पे जो फोर्स लगेगी, जो इनको लिक्विड के बॉडी की तरफ खींचेगी, लिक्विड के सेंटर की तरफ खींचेगी, वो फोर्स कहलाती है बेटा सरफेस टेंशन। सरफेस यानी किनारा, टेंशन मतलब फोर्स। तो किनारे के मॉलिक्यूल पे, बाउंड्री के मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रही है, जो उसको लिक्विड की बॉडी की तरफ खींच रही है, वो फोर्स कहलाती है सरफेस टेंशन। अब मुझे एक बात बताओ भाई, मैं कहूं पानी की सरफेस टेंशन इतनी है या मरकरी की सरफेस टेंशन इतनी है, सरफेस टेंशन की फिक्स वैल्यू बनाने के लिए मुझे बताओ क्या हर कंटेनर पे एक ही तरह की सरफेस टेंशन होगी? जैसे मिसाल है, ये गिलास रखा हुआ है, इसमें पानी है, सही है, इसमें सरफेस टेंशन होगी। अब अगर आप देखो तो इसमें इस कंटेनर की, इस गिलास की लेंथ कह लो इतनी है, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक का डिस्टेंस इतना है। अब अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होता, सही है, मान लो बीकर होता, तो गिलास है ना, बीकर होता, या उससे भी बड़ा होता, कोई टैंक होता, या उससे भी बड़ा स्विमिंग पूल होता कोई, तो क्या पानी की सरफेस टेंशन उतनी होती? वेरी करती ना, ये फोर्स लेंथ के हिसाब से वेरी करेगी। जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाता रहूंगा फोर्स भी उतनी बढ़ती रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कम लेंथ है तो कम मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो वो कम खींचेंगे। ज्यादा लेंथ है, ज्यादा मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ज्यादा खींचेंगे। और ज्यादा लेंथ है, ज्यादा मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ज्यादा खींचेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि सरफेस टेंशन की एक फिक्स वैल्यू बनाने के लिए, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड कर रही है, सरफेस के मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रही है लेंथ पे डिपेंड कर रही है, तो इसकी एक फिक्स वैल्यू बनाने के लिए बेटा लेंथ को भी क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। तो जब भी किसी चीज को फिक्स करना पड़ता है तो उसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं बेटा? यूनिट ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो अब सरफेस टेंशन क्या होगी? सिर्फ ये नहीं है कि सरफेस के मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रही है वो सरफेस टेंशन है, सरफेस के मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड कर रही थी, तो लेंथ को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, यूनिट बना दिया, यानी 1 यूनिट। किसी भी यूनिट में 1 वैल्यू, मीटर में बात कर रहे हो तो 1 मीटर, सेंटीमीटर में बात कर रहे हो तो 1 सेंटीमीटर, फीट में बात कर रहे हो तो 1 फीट। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं उसकी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये सरफेस टेंशन है। सही है, सिंबल मैंने बता दिया इसका गामा होता है। चलते हैं इसके यूनिट पे। यूनिट क्या होता है इसका? सबसे पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ है बेटा, तो फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया। न्यूटन मीटर बेटा इसका एसआई यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट बताओ, सीजीएस यूनिट सोचो, फोर्स का सीजीएस यूनिट बेटा डाइन होता है, फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है।
और लेंथ का सीजीएस यूनिट बेटा सेंटीमीटर होता है, तो डाइन पर सेंटीमीटर सरफेस टेंशन का सीजीएस यूनिट है। अच्छा, सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का एक और तरीका है। मैंने क्या कहा, सरफेस के मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ, वो सरफेस टेंशन है। आप खुद सोचो, जब सरफेस के मॉलिक्यूल पे, किनारे के मॉलिक्यूल पे फोर्स लगेगी तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। किनारे के मॉलिक्यूल पे, सरफेस के मॉलिक्यूल पे फोर्स लग रही है जो कि लिक्विड को उसकी बॉडी की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। तो बेटा किनारे के मॉलिक्यूल पे जब फोर्स लगेगी तो किनारे के मॉलिक्यूल लिक्विड की बॉडी के करीब आ जाएंगे। इसी वजह से लिक्विड स्फेरिकल शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक रीजन आता है ना, फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्फेरिकल क्यों होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन लिक्विड को मजबूर, सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस के मॉलिक्यूल पे फोर्स लग रही है। तो जब सरफेस के मॉलिक्यूल पे फोर्स लगेगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आप स्फीयर की बात करो तो स्फीयर का सरफेस एरिया बहुत कम होता है। यानी सरफेस एरिया से मुराद वो एरिया जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। स्फीयर का देखो बहुत कम होता है। अगर मैं चौकोर बनाऊं इसी साइज का तो इसका सरफेस एरिया देखो बेटा ज्यादा है। तो फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्फेरिकल क्यों होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन लिक्विड को मजबूर करती है कि वो अपना सरफेस एरिया क्या कर ले बेटा? कम कर ले। तो इस वजह से, जैसे बाल आप गीले करो, देखा होगा सूखे हुए बाल आपके फैले हुए होते हैं। लड़कियों ने चीज अक्सर ऑब्जर्व की होगी, नहा के निकलते हैं जब गीले बाल होते हैं तो एरिया काफी कम हो जाता है, कम जगह पे आए, जब दोबारा सूखते हैं तो फिर फैल जाते हैं। तो सरफेस टेंशन, सरफेस के मॉलिक्यूल पे जब फोर्स लगती है तो उससे सरफेस एरिया बेटा कम हो जाता है। तो अगर मेरे को इसको दोबारा एक्सपेंड करना है, सरफेस एरिया को दोबारा एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वो भी सरफेस टेंशन, उसको भी कह सकता हूं मैं। सही है, सरफेस पे फोर्स लग रही है जिसकी वजह से लिक्विड का सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो इसको दोबारा कह लो एक्सपेंड करना है तो कितनी एनर्जी दोगे, वो आपकी सरफेस टेंशन कहलाती है। अब क्या ये एनर्जी फिक्स रहेगी? थोड़ा सा सरफेस एरिया एक्सपेंड करना है या ज्यादा करना है या बहुत ज्यादा करना है, तो एनर्जी वेरी करेगी। इसका मतलब एनर्जी एरिया पे डिपेंड कर रही है। तो खाली एनर्जी नहीं होती, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया जो है वो आपकी कहलाती है क्या? सरफेस टेंशन। तो अगर दूसरी डेफिनेशन इसलिए लिखी ताकि बेटा मैं इसका यूनिट और मजीद लिख सकूं। एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी का जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर बेटा ये भी ऐसा यूनिट हो गया दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से। इसी तरह सीजीएस यूनिट बोलूं, एनर्जी का अर्ज और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अर्ज पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी बेटा सरफेस टेंशन का यूनिट होता है। इतने सारे यूनिट बेटा मैंने इसलिए लिखवा दिए, इतने सारे यूनिट मैंने इसलिए लिखवा दिए, अक्सर एमसीक्यू आ जाता है क्योंकि इसके काफी सारे यूनिट हैं। एमसीक्यू आ जाता है इनमें से कौन सा सरफेस टेंशन का यूनिट नहीं है। तो ये सारे तो होते हैं, इसके अलावा कोई यूनिट गिवन होगा वो सरफेस टेंशन का यूनिट नहीं होगा। अच्छा, ये सारे यूनिट होते हैं सब मुराद, ऊपर फोर्स का यूनिट हो, नीचे लेंथ का यूनिट हो। अब चाहे वो किसी भी सिस्टम के अंदर हो, सरफेस टेंशन का यूनिट है। ऊपर एनर्जी का यूनिट हो, नीचे एरिया का यूनिट हो, अब चाहे वो किसी भी सिस्टम में हो, वो सरफेस टेंशन का यूनिट है। अक्सर इसको क्रॉस कर देते हैं, फोर्स के नीचे एरिया का यूनिट दे दिया तो ये सरफेस टेंशन का यूनिट नहीं है। एनर्जी के नीचे लेंथ का यूनिट दे दिया तो ये सरफेस टेंशन का यूनिट नहीं है। फोर्स के नीचे लेंथ का यूनिट आ रहा हो, एनर्जी के नीचे एरिया का यूनिट आ रहा हो तो ये सरफेस टेंशन का यूनिट है। इसके बाद वो फैक्टर्स बेटा जिन पे सरफेस टेंशन डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग
सरफेस टेंशन। वही फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी के थे। पहला, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो लिक्विड बेटा जिनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उनकी सरफेस टेंशन ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस के मॉलिक्यूल पे जो नीचे वाला मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है, यानी उसका नेबरिंग मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहा है वो सरफेस टेंशन है ना। तो अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी तो नेबरिंग मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ये जो फोर्स लगा रहा है यही सरफेस टेंशन है। ज्यादा लगा रहा है तो सरफेस टेंशन आपकी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। यानी वो लिक्विड्स जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, लिक्विड्स हैविंग strong intermolecular force of attraction have higher surface tension than the liquids having weak intermolecular forces। सही है। वो लिक्विड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं उनमें सरफेस टेंशन ज्यादा होती है। जैसे पानी में सरफेस टेंशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पेट्रोल। जब भी पानी का ड्रॉप ज्यादा स्फेरिकल होता है, पेट्रोल का ड्रॉप उतना स्फेरिकल नहीं होगा, क्योंकि पानी में सरफेस टेंशन ज्यादा है। दूसरा, टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, दूर चले जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएगी, तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि सरफेस टेंशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड कर रही है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सरफेस टेंशन इज रिड्यूस्ड एट high temperature because increase in temperature decreases intermolecular force of attraction, और intermolecular force of attraction कम हो जाएगी तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी। तो सरफेस टेंशन के भी बेटा वही फैक्टर्स हैं, उनके साथ वही रिलेशन है जिनके साथ विस्कोसिटी का था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ाने से विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन दोनों बढ़ती हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन दोनों कम हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हमने विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन को जो है वो डिस्कस किया। तो फिलहाल इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर देते हैं। अगले लेक्चर में उसमें लगा दोगे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।